एक बार पुनः स्वागत है आपका साधना कैरियर पॉइंट में। अब हम बात करेंगे वर्ण विच्छेदन पर। आज का हमारा टॉपिक होगा वर्ण विच्छेदन और अक्षरिकता। तो पहले हम बात करते हैं वर्ण विच्छेदन पर। वर्ण विच्छेदन का मतलब है कि शब्दों को वर्णों में तोड़ना। शब्द जैसे अगर हम बात करें, कोई भी हमने एक शब्द ले लिया, जैसे एक ले लिया भारत। इस शब्द को अगर हम देखेंगे तो ये कई अक्षरों से मिलकर बना है। अगर हम इसको अलग अलग अक्षरों में करें तो भा, रा और त। अब हम यहां पर भ को देखेंगे तो भ में व्यंजन वर्ण है भ और इसका स्वर है आ। तो जब हम यहां पर देखेंगे कि ये जो अक्षर है भ, ये भ और आ इन स्वरों के योग से बना है। ये दूसरी तरफ हम रॉ की बात करें तो रॉ, इसका स्वर, इसका व्यंजन है रॉ और इसका स्वर है अ। यानी इसमें छोटा अ, यानी जो अ है वो मात्रा रूप में नहीं होता है, प्राणतत्व के रूप में इसमें शामिल होता है, इसलिए इसका हलन हट के ये अक्षर बन जाएगा रॉ। ऐसे ही तो को देखेंगे तो तो में भी तो हलंत रूप में, हल रूप में रहेगा और इसका स्वर होगा अ। तो अब हमने यहां पर देखते हैं कि भारत जो कि भा, रा और त अक्षरों से मिलकर बना है, और इन अक्षरों को जब हम वर्ण के रूप में तोड़ेंगे तो इसी को हम कहेंगे वर्ण विच्छेदन। तो हम उदाहरणों के द्वारा इसको, कई अलग अलग उदाहरणों के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं और समझेंगे कि किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेदन कैसे करेंगे। तो हम सरल से कठिन की ओर को चलेंगे। कुछ सरल शब्द लेते हैं, पहले उनको समझते हैं कि कैसे उनका वो तोड़ा जाएगा। एक शब्द लिया मैंने कमल। कमल। अब इस कमल को देखेंगे कि इसमें हर वर्ण के लिए को कैसे कैसे इसमें तोड़ा गया है। इसमें वर्ण ध्वनि, इसमें वर्ण को देखेंगे कि व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण को अलग अलग करेंगे तो यही वर्ण विच्छेदन इसमें होगा। पहले हम क को देखते हैं। क, तो इस क को देखेंगे तो इस क में क व्यंजन है, यानी इसमें हल रूप लगेगा तो क व्यंजन हो जाएगा और इसका स्वर इसमें अ लगा हुआ है, आ। तो क इसका वर्ण विच्छेदन करेगा तो क अ, क में अ प्राण तत्व के रूप में शामिल है तो क अ। ऐसे ही म को देखेंगे तो म और इसमें स्वर इसका शामिल है अ। ऐसे ल को देखेंगे तो ल और इसका स्वर इसमें शामिल है अ। तो अब हम तोड़ के देखेंगे कमल। तो कमल में अब हम इसको तोड़ के देखेंगे तो पहले हम एक एक अक्षर करके तोड़ेंगे तो क प्लस अ क, म तो म और अ मिलके म व्यंजन और उसके साथ में उसका स्वर आ गया। ऐसे ल देखेंगे तो ल व्यंजन और उसके साथ में उसका स्वर आ जाएगा। तो अब हम कमल का हमने वर्ण विच्छेदन करेंगे तो इस तरह से हम कमल का वर्ण विच्छेदन कर सकते हैं। अब कोई दूसरी मात्रा वाला थोड़ा शब्द लेते हैं, जैसे हमने लिखा किधर। अब यहां पर देखेंगे क। अब क पे स्वर क्या है, पहले आप इसको तोड़िए। क ये व्यंजन रूप में हो गया, व्यंजन रूप में हो गया। अब इसमें इसका स्वर क्या है, ई, तो इसके साथ में ई आ जाएगा, क और ई मिलके की। अब ध को तोड़ेंगे तो ध और ई, ध और इसका स्वर, धा का स्वर क्या है, अ, तो ध व्यंजन रूप में आएगा और इसका स्वर आ जाएगा अ। ऐसे रॉ को तोड़ेंगे तो रॉ व्यंजन रूप में आ जाएगा और इसका स्वर इसमें आ जाएगा अ। तो जब आप इस तरह से किधर को तोड़ोगे तो क हल रूप में आएगा, फिर ई स्वर आ जाएगा इसका, फिर ध हल रूप में आएगा और उसमें अ स्वर शामिल है, कोई मात्रा नहीं लगी है और हल ध्वनि भी नहीं है, इसका मतलब इसमें अ स्वर तत्व के रूप में शामिल है।
ऐसे रॉ प्लस ऑ। तो इस तरह से हमने देखा इधर को का जब वर्ण विच्छेदन करेंगे तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। हाँ, अगर अब इसमें कुछ शब्द अब थोड़ा सा ऐसे शब्द लेते हैं, जैसे मैंने एक शब्द लिया प्रत्येक। प्रत्येक, अब प्रत्येक में देखेंगे, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक एक करके आगे बढ़ते हैं हम। जब हम किसी शब्द को तोड़े एक एक अक्षर को उठाएंगे। अब प्र को तोड़ेंगे तो सबसे पहले तो प्र को देखेंगे कि प के नीचे रॉ लगा हुआ है, तो पहले क्या लिखें, प या रॉ या औ। तो अब हम यहां देखेंगे तो हिंदी में आप एक चीज समझ लीजिए कि रॉ 3 रूपों में आता है। 3 रूपों में रॉ क्या आता है, एक तो आता है रेफ के रूप में, और एक आता है पदेन के रूप में, और एक मूल रूप में आता है रॉ। तो जब ये रॉ पदेन के रूप में आता है तो ये पूर्ण होता है, पूर्ण, और इसके रूप में होता है तब ये हल रूप में होता है, हल रूप में, यानी हलंत होता है, यानी आधा वर्ण होता है, खाली व्यंजन रूप में होता है। अब प्रत्येक क्योंकि ये पदेन यानी पैरों में है, तो हिंदी में एक चीज याद रख लीजिए, वो रॉ के रूप में नहीं, किसी भी वर्ण में आप समझ लीजिए, जो चरणों में है उसे पूरा सम्मान मिलेगा, यानी उसको पूरा मान मिलेगा, वो पूरा वर्ण होगा। जिसके चरणों में है तो जो चरणों में होगा और जिसके चरणों में होगा उसकी आधी ताकत खींच लेगा। यानी जिसके चरणों में रॉ जो है प के चरणों में है तो प की आधी ताकत खींच ली उसने, प आधा रह जाएगा। यानी ये बाली की तरह समझ लीजिए कि जिस तरह बाली के सामने जो आता था उसकी आधी ताकत बाली में चली जाती थी। तो अब आप समझ लेंगे कि रॉ जो चरणों में है वो जिसके चरणों में होगा उसकी आधी ताकत खींच लेगा। तो प के नीचे रॉ आया तो रॉ की आधी, रॉ ने इस प की आधी ताकत खींच ली, तो प क्या रह गया, हल रूप में रह गया, यानी आधा रह गया। तो जो चरणों में होगा उसे पूरा मान मिलेगा, जिसके चरणों में होगा उसकी ताकत खींच ली जाएगी, यानी वो आधा रह जाएगा। तो अब ध्यान देंगे, प्र लिखेंगे तो क्योंकि रॉ पा के चरणों में, तो प की आधी ताकत रह गई, यानी प का स्वर छिन गया इसलिए, तो प ही रह जाएगा। अब इसके चरणों में रा है तो रॉ को वो ताकत मिल जाएगी, यानी रॉ के साथ में, अब इसमें कोई अन्य मात्रा नहीं है तो इसका जो पूर्ण रूप होगा वो अ जोड़कर ही होगा, यानी इसका स्वर अ हो जाएगा, प्र। तो जब हम प्र को तोड़ेंगे तो प इसके साथ में स्वर नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि प के चरणों में रा बैठा हुआ है, जो चरणों में बैठा होगा उसके साथ में वो स्वर चला जाएगा, यानी रॉ और अ। इतना ध्यान रखेंगे। तो ऐसे शब्दों में जिनमें कोई चरणों में अगर कोई स्वर आता है तो हमेशा याद रखिए चरणों में बैठा हुआ स्वर पूरा होता है, पूर्ण होता है, जिसके चरणों में होगा वो आधा हो जाएगा। हर वर्ण के साथ, हर शब्द में ये चीज आपको याद रहेगी। और भी हम आगे उदाहरण देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो प्रत्येक में ऐसे प्र को तोड़ा तो प आधा रह जाएगा, रॉ के सामने उसका स्वर आ जाएगा, प्र। अब तो आधा रूप में वैसे ही दिखाई दे रहा है तो इसका स्वर इसमें नहीं रहेगा, तो इसमें तो को हम हल रूप में ही ले लेंगे, स्वर इसका नहीं होगा क्योंकि ये आधा है। आधा का मतलब ये मूल रूप में, व्यंजन रूप में ही है, इसमें स्वर नहीं शामिल है। फिर है ये, अब इसमें हम देखेंगे य और या के साथ में उसका स्वर क्या है, ए का, एक मात्रा है, यानी ए बोलेंगे, ए। अब इसके साथ क को देखेंगे तो क हल रूप में आएगा क, और इसके साथ में इसका स्वर है आ। अब हम प्रत्येक को देखेंगे तो प्र, अब एक करके देखो, पहले प्र को देखो, प्र प्र, तो ए और क। तो अब हम प्रत्येक को देखेंगे, प्रत्येक, प्रत्येक। तो इस तरह से हम प्रत्येक शब्द को तोड़ा। अब हमने जैसे कहा कि जो चरणों में होता है उसको पूरा मान मिलता है। एक और उदाहरण दूसरी तरह का मैं बताता हूं, जैसे मैंने कहा द्वीप या द्वारिका, द्वारिका, एक शब्द आ गया द्वारिका। अब इसे समझने की कोशिश कीजिए। एक वर्ण लीजिए द्वा। अब यहां पर भी, यहां रॉ का चरणों में, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, चरणों में क्या है, वो, चरणों में वो है। अब वही रूल्स लागू हो जाएगा, जो चरणों में बैठा है उसे पूरा मान, यानी वो बाली की तरह काम करेगा, जिसके चरणों में होगा उसकी ताकत खींच लेगा। तो वह चरणों में है दो के, तो दो तो आधा रह जाएगा, और दो के साथ में जो आ लगा हुआ दिख रहा है ये वा की मात्रा मानी जाएगी, यानी द्वारिका। बोल के भी देखोगे तो द्वारिका, वहां पे बोला जाएगा। तो यहां ध्यान रखेंगे जो चरणों में है वो पूरा है और जिसके चरणों में है वो आधा रह जाएगा। अब आप इसको तोड़ के कोशिश करोगे आप,
तो देखोगे दो दो, अब ये हल रूप में आ जाएगा क्योंकि आधा है। अब वह जो चरणों में है वो पूरा माना जाएगा, तो वह प्लस औ द्वा। अब रॉ री को तोड़ेंगे तो वही है रॉ हलन, और रॉ में स्वर क्या है इसका छोटी ई, तो इसके साथ में ये वाली ई छोटी लग जाएगी। अब का को तोड़ेंगे तो क हल के रूप में प्लस, अब बड़े आ की मात्रा है तो बड़ा आ लिख देंगे बीच में, तो ये हो जाएगा द्वारिका। द्वारिका। कुछ और वर्ण देखेंगे, द्वारिका द्वार भी ऐसे ही हो जाएगा। उत्तम या उत्तराखंड, एक शब्द हम ले लेते हैं उत्तराखंड। कोशिश करेंगे उत्तराखंड को, आप लोग को दी थोड़ा साथ में भी ऊ। अच्छा देखो स्वर है तो स्वर है ही, वो नहीं तोड़ा जाएगा क्योंकि स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी की सहायता से बोले नहीं जाते हैं। जब किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं तो उसमें से क्या अलग करोगे, कुछ भी नहीं। तो ऊ का तो ऊ आ जाएगा। उत्त यानी ये तौ है तो इस तौ का क्या हो जाएगा तौ हल, और दूसरा तौ भी हल, और फिर इस पे जो उत्त इसका आ जाएगा। इस पहले इसको देखो उत्त आधा तौ पूरा है, यानी आधा तौ का तो खाली तौ हल हो जाएगा, और ये तौ जो है इसमें तौ और औ शामिल है तो तौ के साथ में ओ आ गया। अब रा को देखोगे तो रॉ हल और इसका स्वर आ जाएगा बड़ा आ, रा ख, तो ख का वही ख हल रूप में आ जाएगा और इसका स्वर हो जाएगा आ, ख। अण, ये वाला अण है। अब ये आधा है, इसका मतलब हल रूप में ही आएगा, और ड है तो ड हल रूप में आएगा और इसका स्वर आ जाएगा अ। तो उत्तराखंड, उत्तराखंड इस रूप में हम इसको तोड़ पाएंगे। दूसरे और शब्द भी हम ले लेते हैं। तो ये तो कुछ शब्दों को हमने देखा कि आधे शब्द हैं किस तरह से तोड़ेंगे। थोड़ी परेशानी आपको आ सकती है नासिक के ध्वनि को तोड़ने में, वहां थोड़ी और ज्यादा गलती करते हैं आप लोग। तो वहां ऐसे कुछ शब्दों को लेते हैं, जैसे मैंने एक शब्द लिया गंगा। अब यहां पर आप क्या करोगे, आपने गौ तो लिख दिया हल के रूप में। अब आप सोचोगे गौ के साथ में अ लिखें तब अंग लिखें, या गौ के साथ में अंग लिखें, या क्या आएगा। कुछ लोग इसको गौ के साथ में आ जोड़ के फिर अंग की बिंदी लगा लेंगे। तो ये कई चीजों में आप यहां पर आप कंफ्यूजन कर सकते हो। तो अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि गंगा जब लिखोगे तो गौ हल रूप में आ जाएगा। अब ये अंग जो है जो नासिक की है, तो वहां पर हमने जब वर्णमाला पढ़ी थी तब हमने नासिक के नियम पढ़े थे। वर्गीय व्यंजन में हर वर्ग का अपना एक अलग नासिक है, ये ध्यान हमने दिया था। अब हम यहां पर ध्यान देंगे कि जो ये नासिक है इसके बाद वाला वर्ण ठीक क्या है, यानी ग। तो नासिक के ठीक बाद ग आ रहा है। अब ग किस वर्ग में था, तो ग आप देखोगे क ख ग घ अंग क वर्ग में आएगा। आप एक लाइन याद रखोगे जो वही हमने बताई थी, कचकता कचकता। अब ग रखोगे किस वर्ग में, क ख ग घ अंग, इसमें ग आएगा क ख ग घ अंग, यही लाइन तो आएगी क ख ग घ अंग। तो क वर्ग में ग आएगा। अब क वर्ग का नासिक क्या आएगा, अंग, क ख ग घ अंग, यदि इसका नासिक अंग है तो ग आ रहा है यहां पर, तो इसका नासिक हम क्या ले लेंगे, अंग। इसको आप नहीं समझ पा रहे तो इसको और हमें इसको बता सकता हूं। जैसे क वर्ग है तो क का पूरा ले लो, क ख ग घ अंग। तो हम यहां देख रहे हैं कि ये ग आ रहा है और ग किस वर्ग का, ग वर्ग में नासिक क्या है, अंग। तो हमने यहां पर अंग ले लिया। तो गंग क्लियर हो गया। गंग कैसे आया, क्योंकि गंगा में अंग की बिंदी इसलिए ली, अंग ये इसलिए लिया गया क्योंकि ये ग जो है इस ग वर्ग का नासिक है, ये क वर्ग में आ रहा है और उसका नासिक अंग है, तो गंग। अब आगे गा है तो उसको वैसे ही तोड़ लेंगे, आप वैसे ही तोड़ोगे जैसे तोड़ते आ रहे हो, ग हलंत प्लस इसका स्वर क्या है आ, तो गंगा। तो यहां नासिक के वाले में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे आ जा रहा है इसको। एक शब्द और ले लेते हैं, हमने लिया चोंच। कैसे तोड़ेंगे, चोंच। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पर, ये जो अंकी बिंदी है इसके ठीक बाद में चौ आ रहा है। पहले तो चो को तोड़ेंगे, चो चोंच, तो पहले चा के साथ में ओ को तोड़ेंगे यानी चौ, हल रूप में आएगा, इसका स्वर हो जाएगा ओ,
अब इसमें नासिक की क्या आ रहा है, च वर्ग का नासिक आएगा कि चोंच। तो जो नासिक ध्वनि है इसके तुरंत बाद च आ रहा है, तो इसमें नासिक इसका इसका नासिक क्या आएगा च वर्ग का। तो च वर्ग का नासिक क्या होगा, च छ ज झ इयो। च वर्ग का नासिक देख लो, च छ ज झ और इयो, तो इयो आ रहा है, यानी च वर्ग का नासिक क्या आएगा, इयो। तो इसके नासिक के लेंगे हम यहाँ पर इयो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या आएगा, चो। अब इयो ले लेंगे यहाँ पर नासिक के, क्योंकि ये वर्ण है नासिक में आ जाएगा, और ये फिर चौ ले लेंगे, चौ, और इसके साथ में इसका नासिक है, इसका स्वर आ जाएगा प। तो चोंच, इस तरह से इसको तोड़ेंगे। एक शब्द और आ जाता है झंडा। इस रूप से लिखा है तो आप साफ ही लिख दोगे, लेकिन कभी कभी अंतिम बिंदी लगा देता है पहले, तब वहां पर ध्यान दोगे। तो यहाँ तो आप जब ऐसा लिख के आ जाएगा तो समझ जाओगे, लेकिन अंतिम बिंदी का भी लगा देता है, झंडा वैसे भी लिख के आ जाता है, तब आपको ध्यान देना होगा कि भाई हाँ ये ऐसा होता है। तो आप यहाँ तो आप तोड़ दोगे कि झ प्लस इसका स्वर आ जाएगा अ, फिर ण आ जाएगा, और इसके साथ में ड, और इसका स्वर आ, झंडा। ऐसी कुछ शब्द आ जाएंगे जैसे कुंज। कुंज शब्द आ गया। अब इसको आप तोड़ोगे तो क हल रूप में आ जाएगा, इसके साथ में स्वर क्या है इसका उ, कु। अब इयो है तो इयो नासिक जो है वो आ जाएगा, फिर जौ को ले लोगे और जौ के साथ में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कुंज, कुंज। तो इस तरह से हम देख रहे थे कि वर्ण विच्छेदन में कुंज ये शब्द आ रहा है। तो इस तरह से हम इसके वर्ण विच्छेदन को ले लेते हैं। तो इसमें दो चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं, एक तो स्वर का, और दूसरा उसमें हम ध्यान रखेंगे कि नासिक का। अब कुछ शब्द आते हैं, जैसे एक शब्द है ग्रह। एक शब्द है ग्रह, इन दोनों को देखो ध्यान से। अमृत, ये कुछ शब्द हैं री वाले और राव वाले, यहां पर हम ज्यादा कंफ्यूजन कर देते हैं। तो इसमें ध्यान देखेंगे, सबसे पहले हम ग्रह को लेंगे। अब देखो गौ, इसमें गौ है, अब इसके साथ में इसका नासिक क्या है, अब ये देखेंगे किस मात्रिक रूप में क्या आया है इसमें, री। तो इसका मात्रिक यहां पर क्योंकि री भी स्वर है, तो हम इसका देखेंगे कि गौ के साथ में मात्रिक रूप में री लगा हुआ है, तो आप यहां पर ले लोगे री, ग्री। अब हौ लिखोगे तो हौ अलंत रूप में, और उसका स्वर आ जाएगा ग्रह। दूसरा इस ग्रह को देखेंगे आप, तो यहां पर जब हम देखेंगे तो इसमें वही, अब ये रॉ चरणों में रॉ आ गया, इस वाले में ये मात्रिक रूप में आ रहा था, और यहां पर ये पदेन रॉ के रूप में आ रहा है। अब यहां पर आप देखोगे तो गौ हलन, अब क्योंकि ये रॉ गौ के चरणों में है, तो रॉ को पूरा मान मिलेगा, यानी पूरा वर्ण बोला जाएगा, तो फिर वही हो जाएगा रॉ हल, और इसके साथ में इसका स्वर आ जाएगा आ, ग्रह। अब हौ को तोड़ोगे तो हौ हलन प्लस औ, तो ये ग्रह इस तरह से तोड़ सकते हैं। अमृत को तोड़ोगे, अमृत को देखिए आप, अमृत में हम देखेंगे, अब औ को तो औ तो स्वर है, पूर्ण रूप में आ जाएगा। मौ को तोड़ेंगे तो मौ हल, इसके साथ में इसका स्वर री आ जाएगा, अमृत। तो को तोड़ेंगे तो तो और औ, अमृत। तो इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हुए, री के उदाहरण हुए। तो ये वर्ण विच्छेदन को हम इस तरह से करने की कोशिश करेंगे। आगे हम बात करते हैं आक्षरिकता पर। आक्षरिकता को अगर हम देखें तो आक्षरिकता किसे कहेंगे? देखो आक्षरिकता मेनली जब आप देखोगे तो किसी शब्द में हमने शुरू से कहा था आक्षरिकता, कोई शब्द कितने अक्षर है उसमें, ये गिनने के लिए इसमें कभी कभी आ जाता है। जैसे एक शब्द दे दिया उसने कमल, अब वो पूछ लेगा, अब थोड़ा सा फोकस आक्षरिकता पर कर लीजिए। इन्हीं उदाहरणों से हम देख लेते हैं कि आक्षरिकता कैसे समझेंगे। तो एक शब्द ले लीजिए, कमल को ही ले लेते हैं। अब हम थोड़ा हमारा फोकस रहेगा आक्षरिकता पर। आक्षरिकता क्या है? पहला शब्द ही हमने लिया कमल। अब अगर हम कमल को देखेंगे तो आक्षरिकता के लिए जो भी शब्द दें, सबसे पहले आप उसका वर्ण विच्छेदन कर लीजिए। जब आप वर्ण विच्छेदन कर लेंगे
तब उसमें ध्यान दीजिए कि स्वर कितने हैं। किसी भी शब्द में जितने स्वर होंगे वो उतने अक्षरिक होगा। किसी भी स्वर में जितने स्वर होंगे, तो अक्षरिकता का सबसे पहला चीज यह हो गई कि किसी चीज की अक्षरिकता निकालना है आपको, तो पहला तो आप उसमें स्वर गिनोगे कि जितने स्वर होंगे उतने अक्षर हो जाएंगे उसमें। दूसरी चीज ये गिनोगे, एक चीज और याद रखनी है कि जो अ लघु अ होता है, छोटा अ जो होता है, अगर वो अंत में आता है तो वो अपूर्ण उच्चारित माना जाता है। यानी अ छोटा है, अगर ये अ है, ये छोटा अ यदि अंत में आए तो अपूर्णोच्चारित होगा। अपूर्णोच्चारित होगा क्या मतलब, इसको वर्ण में शामिल नहीं करेंगे, इसको नहीं गिनेंगे। तो ये दो चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे तो आप अक्षरिकता को भी आसानी से कर लोगे। और बाकी कभी कभी हम देखते हैं कि बलाघात कहां पड़ता है। फिलहाल आप मेरी दो चीजों को अगर ध्यान में रखोगे तो यहीं से अक्षरिकता का सीधा सा मतलब है कि अक्षरों को गिनना। अक्षर कब बनेगा वो, जब उसके साथ में स्वर हो। तो कमल को ही अगर हम देख लेते हैं तो कमल का पहले हमने इस तरह से वर्ण विच्छेदन कर लिया। अब हम इसमें देखते हैं पहला स्वर, दूसरा स्वर, अब अंत में इसका जो स्वर आ रहा है वो अ आ रहा है। लेकिन नियम क्या है कि यदि अंत में छोटा अ यदि अंत में आए तो वो अपूर्णोच्चारित होगा। अपूर्णोच्चारित होगा का मतलब इसको नहीं गिना जाएगा, इसको नहीं गिना जाएगा। तो अब इसको नहीं गिना जाएगा तो अब इसमें स्वर कितने हो गए, एक, दो। तो किसी शब्द में को कितने अक्षरिक हैं यह देखने के लिए हम उसके स्वर को गिन लें। अब इसमें कितने स्वर हुए, एक, दो। तो कमल शब्द को हम कहेंगे कितने अक्षरिक है। पेपर में आ जाए, प्रश्न में पूछ ले आपसे कि कमल कितने अक्षरिक शब्द है, एक अक्षरिक, द्विअक्षरिक, त्रिअक्षरिक। तब वहां पर आप कहीं का म देख के त्रिअक्षरी पे जा सकते हो। लेकिन यह ध्यान देना होगा कि यदि अंत में छोटा अ आ रहा है तो वो अपूर्णोच्चारित होगा, यानी फिर वो द्विअक्षरिक में ही रह जाएगा। अब इसमें कितने अक्षर स्वर आए, मूल रूप से एक, दो। अंतिम स्वर को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि यदि अ अंत में आता है तो वो अपूर्ण उच्चारित होता है, यानी उसका उच्चारण पूर्ण नहीं होता है। तो अब हम कमल को कहेंगे तो कमल क्या हो गया, एक, दो, यानी द्विअक्षरिक वर्ण शब्द हो गया। तो कमल किस तरह का शब्द हुआ, द्विअक्षरिक शब्द। अगला शब्द देखते हैं किधर। वर्ण इसी तरह से आप वर्ण विच्छेदन कर लेंगे। जब अक्षरिकता निकालनी है तो सबसे पहले उसका वर्ण विच्छेदन तो करना ही होगा, इसीलिए वर्ण विच्छेदन के साथ में अक्षरिकता वाले शब्दों को लिया है, अक्षरिकता को लिया है ताकि समझ में अच्छी तरह से आ जाए। किधर को लिया, अब हमने इसी तरह से वर्ण इसका विच्छेदन किया। अब हमारा सिर्फ एक काम है कि इसके स्वरों को गिन लेना। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि अंत में अ तो नहीं आ रहा है छोटा अ। यदि अंत में छोटा अ आ रहा है तो सबसे पहले तो उसे काम दो, यहां गलती ना हो जाए गिनने में। अब स्वर गिन लो, ए, ई, आ, ए और एक, दो। तो इसमें भी कितने स्वर हुए, दो। तो इस ये भी कितने अक्षरिक हो जाएगा, तो हम इसको कहेंगे कि भाई द्विअक्षरिक है ये भी। इसके साथ में अगला शब्द है हमारा प्रत्यय। आप इसी तरह से लिख लोगे, वर्ण विच्छेदन करेंगे। अब इसमें देखेंगे, इसमें एक स्वर तो ये हुआ, एक स्वर हुआ ये वैसा है, और क्योंकि ये आ है तो अंत में इसको शामिल नहीं किया जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, द्विअक्षरिक शब्द हो जाएगा। तो यहां पर भी हम इसके आगे लिख देंगे द्विअक्षरिक। अगला है द्वारिका। यहां पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब इसमें भी केवल स्वरों को गिनना है, जितने स्वर उतने अक्षर। तो स्वरों को गिनोगे, एक स्वर री, दो स्वर। अब देखो छोटा अ यदि अंत में रहेगा तब तो अपूर्णोच्चारित होगा, लेकिन यहां पर बड़ा आ रहा है, यानी ये भी काउंट हो जाएगा, यानी इसको भी गिन लोगे, इसको भी गिन लोगे और इसको भी गिन लोगे। यानी छोटा अ के अलावा जितने भी स्वर होंगे सब गिने जाएंगे अंत में। केवल छोटा अ को ध्यान रखना है, लघु स्वर, लघु और जो होगा स्वर का वो नहीं गिना जाएगा। तो एक, दो, तीन। तो इसमें कितने स्वर आए, तीन। तो द्वारिका को पूछेगा कितना अक्षरिक है, तो ये त्रिअक्षरी है, त्रिअक्षरिक वर्ण है। ठीक है, त्रिअक्षरिक शब्द है सॉरी द्वारिका। उत्तराखंड में भी देख लीजिए आप कितने अक्षरिक शब्द हैं।
तो उत्तराखंड को देखिए यहाँ, एक तो उस रू में ही आ गया उ, उत्त आ, रौ में एक आ गया, ख में एक आ गया, खंड। अब ये अ, अंत में ड में अ आ रहा है तो इसको शामिल नहीं करेंगे। अब इसमें स्वर गिन लो, 1 2 3 4, तो चाराक्षरिक, जब चौराक्षरिक शब्द हो जाएगा ये, तो ये इसमें 4 अक्षर हो जाएंगे, तो ठीक है, चौराक्षरिक शब्द हो जाएगा। ठीक है, 4 अक्षर वाला शब्द हो जाएगा। इसमें कितने अक्षर हो जाएंगे? ये 4 अक्षर का हो जाएगा, चाराक्षरिक, 4 अक्षर वाला शब्द हो जाएगा, ये चौराक्षरिक शब्द बोलेंगे इसे। गंगा हो जाएगा, गंगा में आप स्वर गिनोगे तो गंग, ग, गंगा, तो इसमें अंत में आ रहा है, गंग ग, गंग गा। तो अब यहां पर ऐसे देखोगे तो इसमें जितने स्वर हैं उसको गिन लेंगे। यहां पर चोंच में देख लोगे जितने स्वर हैं उतने गिन लोगे, झंडा में देख लेंगे जितने स्वर हैं उसको गिन लेंगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि जहां पर जितना शब्द हो जाएगा उसके आधार पर हम उसको गिनते चले जाएंगे। तो ये यहां देखेंगे गंगा को, तो गौ के साथ में अ आएगा, फिर इसका नासिक आएगा अंग। तो पहले गौ को पूरा करेंगे, ग, अंग, ग, फिर अ। तो अब यहां पर देखेंगे तो ये गौ में अ शामिल है 1 और 2, तो ये द्विअक्षरिक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे झंडा में हमने झा के साथ में अ आया, फिर अणो आया, तो यहां पर तो सही, यहां पर से थोड़ा सा वो हो रहा था और मिस हो गया था बीच में लिखते हुए। तो आप यहां पर देखोगे तो गंगा लिखोगे तो गौ के साथ में उसका पहले स्वर आएगा ग, अ, फिर अंग आएगा, अंग आधा रहेगा, ये ना, ये उसको आधे के रूप में देखेंगे, यानी गौ के साथ में स्वर आएगा, इस गौ के साथ में स्वर आएगा और अंग आधा रहेगा। तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ पर, जैसे झंडा में हमने कहा झ के साथ में अ स्वर आया है, अण, फिर ड, फिर अ, तो इस तरह से तो ये आ जाएगा। कुंज में आया, देखो गौ के साथ में उसका स्वर आया, फिर इयो आया, तो ये इसका रूप चलेगा। तो गौ में थोड़ा सा मैं अ लिखना छूट गया था, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि गौ, फिर उसका स्वर आएगा अ, फिर अंगो आएगा, फिर गौ आएगा, फिर अ आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इसको कुछ शब्दों को लेकर उसका वर्ण विच्छेदन करने की कोशिश करेंगे और ये देखने की भी कोशिश करेंगे कि उसकी अक्षरिकता क्या है, एक अक्षरी है, द्विअक्षरी है, त्रिअक्षरी है, इस तरह से उसको जांचने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।